गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उसमें कुछ होमवर्क है क्या? होमवर्क में कुछ डाउट है क्या डिस्कस करने को? इंटेक्स 1 तक दिया था ना शायद लास्ट टाइम होमवर्क में। ठीक है, फिर आगे पढ़ा जाए। हाँ बताओ साक्षी, इंटेक्स 2 भी दिया था। अच्छा हाँ 2 भी दिया था हाँ। तो बताओ डाउट क्या है? 2 में तो होगा डाउट थोड़ा। इंटेक्स 2 में 2, 4 और 5। इफेक्टिव रेसिस्टेंस मतलब वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इंटेक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो इसमें क्या बोला गया है? कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस 24 ओम है, is bent in a form of regular polygon of 6 sides. The effective resistance between ends of any two sides. एक देखो स्ट्रेट वायर लिया गया जिसका रेसिस्टेंस कितना है 24 ओम। अब अगर आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो अभी 6 पार्ट जो भी होंगे ये सब किसमें कनेक्टेड है? अभी 6 पार्ट सब सीरीज में कनेक्टेड है ना, हर एक पार्ट का रेसिस्टेंस सेम आएगा। और वो टोटल पूरे वायर का कितना है 24 ओम, मतलब 6R बराबर है 24 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी हुई 4 ओम। एक जो साइड होगा उसका रेसिस्टेंस कितना होगा 4 ओम। अब इन सारे साइड को उठा करके रेगुलर हेक्सागोन बना दिया गया है, ऐसे बना दिया गया। अब आपको कोई भी एक साइड के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए, कोई भी एक साइड के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए। तो अभी क्या होगा, मान लो ये साइड के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए, तो ये 5 किस में कनेक्टेड होंगे? यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है, ये सब ऐसे रेसिस्टेंस मान लो ना कि रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये पांचों रेसिस्टेंस किस में होंगे? ये 5 ना सीरीज में ना, तो इधर का आ जाएगा टोटल 20, और ये 20 और ये वाला 4, इसका तो 4 होगा ना, एक है। ये दोनों आपस में किस में होंगे? इसका इक्विवेलेंट और ये वाला 20 और 4 आपस में किस में होंगे? पैरेलल में ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होगा इसके साथ पैरेलल में होगा ना।
तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/24, सॉरी 20 प्लस 1/4। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 20/6, मतलब 10/3 ओम। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट बताओ। फिर फोर्थ है ना, वो पैरेलल कैसे? देखो ये जब किसी का भी इक्विवेलेंट आ जाएगा तो आप उसकी जगह उसका इक्विवेलेंट लगा सकते हो ना। तो यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो ना कि पॉइंट ए से एक तो 4 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और एक उसका इक्विवेलेंट कनेक्टेड है 20 ओम का। समझ लो ना, ये पूरा हटा के 20 ओम का लगा दो तो ए और बी के क्रॉस 20 ओम का कनेक्टेड है और 4 ओम का कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल। और बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट है? जब भी कोई का इक्विवेलेंट आ जाए तो जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट है उन दो पॉइंट के बीच में आप बाकी सबको हटा के इक्विवेलेंट लगा सकते हो ना। यही तो इक्विवेलेंट का काम है कि जो पांचों मिलके कर रहे होंगे वो अकेला कर देगा। नेक्स्ट फिर फोर्थ वाला है ना, थर्ड भी है। थर्ड अभी आज पढ़ाने वाला हूँ ना, थर्ड दिया होगा तो जाने दो, आज अभी कराऊंगा ना। फोर्थ देख लो। फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ है। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने इस पे क्वेश्चन करा नहीं पाया था, डायरेक्ट ही होमवर्क देना पड़ा था। ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई तुम लोगों को इसमें? है वैसे सब सिंपल सिंपल, बट वही एक भी क्वेश्चन नहीं करा पाया था। देखो जब कई सारे रेसिस्टेंस लगे रहते हैं ना, तो जिनका भी आपको इक्विवेलेंट मिल जाए आप उसको हटा करके उसकी जगह उसका इक्विवेलेंट लगा लो, तो आगे सोचना आसान रहता है। अब देखो इसमें पहले आप देखो कि कौन कौन से आप कंफर्म हो कि सीरीज या पैरेलल में है। क्या आप बोलोगे ये दोनों सीरीज हैं? क्या 30 ओम और 4 ओम सीरीज में है? नहीं है ना, क्योंकि जो भी करंट इधर से आएगी वो क्या हो जाएगा, कुछ इधर भी जा सकती है, तो ये दोनों सीरीज नहीं है। ये कुछ हमारा पॉइंट ए है। ए और बी के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। इनमें किसके बारे में आप कुछ भी कंफर्म बोल सकते हो, सीरीज या पैरेलल? कोई दिख रहा है आपको? अब मुझे ये बताओ, ये 5 और 10 के बारे में आप क्या बोल सकते हो? क्या यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा? क्या इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? और इन दोनों पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों?
सेम हो जाएगा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब ये दोनों किस पे हैं, पैरेलल में। तो अब आप क्या करोगे, सेम कैसे, देखो अगर मान लो ये पॉइंट का पोटेंशियल कुछ V1 है, तो ये दोनों प्लेन वायर से कनेक्टेड पॉइंट है ना, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, अगर कोई भी प्लेन वायर से कनेक्टेड पॉइंट है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना। और अगर यहाँ का पोटेंशियल V2 है तो यहाँ का भी कितना होगा V2। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इधर भी V1 माइनस V2 ना, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी सेम V1 V2 कुछ आएगा, V1 माइनस V2, यहाँ पे V1 माइनस V2, मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए ना। तो जो भी पैरेलल में होंगे या सीरीज में होंगे वो जिन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं, उन दो पॉइंट के बीच में आप उनका इक्विवेलेंट लगा सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं अब इसमें से एक हटा दूंगा और उसकी जगह उसका इक्विवेलेंट रखूंगा। बात समझ आ रही है बच्चों। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 5 और 10 को सॉल्व करूंगा, तो वहां पे कितना आ जाएगा, 5 और 10 का इक्विवेलेंट। R1 R इक्विवेलेंट जब पैरेलल में रहते हैं, दो रहते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, R1 R2 और R1 प्लस R2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, 50/15, 10/3। तो इन दोनों की जगह हम 10/3 का लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो ऊपर, अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का V1 है, यहाँ का भी कितना आएगा, ये सब कनेक्टेड है ना पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, V1 होगा। और यहाँ का मान लो V3 है या VA मान लेते हैं, A से कनेक्टेड है ना ये पॉइंट। अगर यहाँ का VA है तो यहाँ का भी क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी किसमें है आपस में, ये देख लो VA V1 तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल ना। तो इन दोनों को भी हटा करके आप इनकी जगह इनका इक्विवेलेंट लगा सकते हो। दोनों को हटा के कोई एक की जगह, जब पैरेलल में रहते हैं तो दोनों को हटा करके कोई एक की जगह इक्विवेलेंट लगा दो, एक ही बात होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 ओवर 1/R1/R2, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ ना, R1 प्लस R2। तो ये 5 ओम आ जाएगा ना। तो अब देखो हम लोग नया डायग्राम बना लेंगे। नए डायग्राम में इन दोनों को हटा के उनकी कोई एक की जगह 5 ओम का लगा दो, चाहे यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे, कोई भी एक जगह। इन दोनों को हटा के कोई एक की जगह इनका इक्विवेलेंट 10/3 का लगा दो और फिर आगे सोचना शुरू करो। तब देखो ये क्या हो जाएगा, मैंने अब 6 और 30 को हटा के 30 की जगह लगा दिया है। पैरेलल में जब होते हैं ना तो पैरेलल में कोई भी दो की जगह एक कोई भी लगाना रहता है इक्विवेलेंट वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ओम का। 6 वाला हट गया है ना, और यहाँ पर ये दोनों थे, इन दोनों को हटा के 10/3 का लगा दिया है, तो अब यहाँ पर मैं 10/3 का लगा दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। ये 10/3 का है, ये 10 का है,
ये 8 ओम का है, ये 4 ओम का है। अभी कैसे हो जाएगा यार, ये अभी क्वेश्चन इन्होंने जल्दी दे दिया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा जल्दी आ गया। ये व्हीट स्टोन है, हाँ व्हीट स्टोन अभी पढ़ाया नहीं है यार, थोड़ा HNT के टाइम पे बताया था ना, तो अभी पढ़ाऊंगा। अब आ गया है तो बता देता हूँ। HNT के टाइम पे अपन ने ऐसा पढ़ा था ना कि अगर R1/R2 बराबर होगा R3/R4 के, तो R आ सकते हैं, नहीं इसको 20 से हटा सकते हैं। ये जब 20 से हट जाएगा तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर उनका रिजल्ट और इनका रिजल्ट आपस में पैरेलल। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे, इसको हटा दोगे तो ये सीरीज हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा, फिर ए और बी के क्रॉस ये और ये दोनों पैरेलल में होंगे। समझ आ रहा है बच्चों? फिर क्या हो जाएगा डायग्राम, यहाँ पे देख लो ना, ऊपर 5 है नीचे 10 है, इधर का रेशियो कितना है 1/2, और इधर का भी रेशियो कितना है 4 और 8 1/2 ना। तो इसको हम 20 से हटा देंगे, जब हटा देंगे तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऊपर 4 है नीचे 10 है। देखो ये 10 को यहाँ पे बनाओ यहाँ पे बनाओ, एक ही बात है ना, इस वायर में कहीं पे भी बना लो, नहीं इस यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो ये कोई कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ नीचे होना चाहिए ना, ये इसको यहाँ नीचे आप बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही लाइन पे एक वायर को आप ऐसे खिसका के कहीं पे भी बना सकते हो, इसको आप यहाँ नीचे बना सकते हो 8 ओम को। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये दोनों ऊपर वाले कितने में कितना हो जाएगा इनका, 5 और 4 सीरीज में, तो ऊपर का कितना आ जाएगा 5 और 4 9, और नीचे 8 और 10 18। तो ए और बी के क्रॉस ना, ए से देख लो दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ए से एक ऊपर वाले रास्ते का रेसिस्टेंस है 9, ए से बी के बीच में एक ऊपर 9 का कनेक्टेड है, और ए से बी के बीच में नीचे 18 का कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे कि ए और बी पॉइंट के बीच में ऊपर को 9 का कनेक्टेड है और नीचे को 18 का कनेक्टेड है, और ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 + R2। 6 ओम आ जाएगा। ये देखो आपने पहली बार किया तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि अरे कई सारे स्टेप लिखने पड़े हैं, ये ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने, ये है बहुत छोटा। अगर आपको पता रहता तो एक ही डायग्राम में हम कट करके उसी में करके सिंपल बना देते जल्दी। ये समझाने की वजह से भी मैंने कई डायग्राम बनाए ना, इसलिए भी थोड़ा आपको लेंदी लगेगा। समझ आया बच्चों सभी को? आज मैं बहुत ये सीरीज पैरेलल सॉल्व करना ही सिखाऊंगा ना, तो अब आज के बाद तुम लोग सीरीज पैरेलल फास्ट सॉल्व करने लग जाओगे। तो लास्ट टाइम वही
क्वेश्चन ही नहीं कर पाए थे ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। अगला बता दो कौन सा है। फिफ्थ वाला। फिफ्थ में देखो क्या है, a uniform wire of resistance 36 ohm is bent in a form of circle, effective resistance across the point A and B। ये वैसे ही है जैसे अभी हमने रेगुलर हेक्सागन टाइप किया था। एक हमने स्ट्रेट वायर ली, कोई एक स्ट्रेट वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 36 ओम। एक स्ट्रेट वायर को आप मान सकते हो कि वो छोटे छोटे बहुत सारे वायर से मिलके बना है जो सीरीज में कनेक्टेड है ना, समझो बच्चों। वो एक स्ट्रेट वायर को मान सकते हो कि वो छोटे छोटे बहुत सारे रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। अगर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट का रेसिस्टेंस 12-12 बोलोगे, 12-12-12 तो 36 हो जाएगा। अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 6 बार 36, तो एक का रेसिस्टेंस 6 लोगे। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो उस हिसाब से एक पार्ट का रेसिस्टेंस ले लोगे ना, समझ आ रहा है। पूरे पार्ट का रेसिस्टेंस ये 36 है। ये बात बच्चों समझ आ गई कि एक स्ट्रेट वायर को आप कई सारे छोटे छोटे वायर में कट कर सकते हो जिनको मानोगे कि सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ, इनफाइनाइट पार्ट्स में नहीं नहीं, यहाँ ऐसी कोई इनफाइनाइट पार्ट की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने एक सर्कल में इसको बेंड किया, अब एक इसको लेकर के एक आपने सर्कल बना दिया, इसको लेकर के आपने एक सर्कल बनाया। तो सर्कल बनाया तो आपने क्या किया, आपने बोला ये 2 पॉइंट जो हैं ये ए और बी, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस आपको निकालना है। जिन 2 पॉइंट के क्रॉस निकालना होता है मतलब वहां पे आप बैटरी कनेक्ट करोगे ना। तो अब इन 2 पॉइंट के क्रॉस क्या होगा, और ये एंगल कितना सबटेंड करते हैं, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो बाकी पार्ट कितना कर रहा होगा, 240 कर रहा होगा ना। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि मैं इसके 60-60 वाले, अगर ये 60 है, 60 की लेंथ मान लो कुछ एल है, तो ऐसे 60-60 वाले कितने रेसिस्टेंस पूरा बना सकता हूँ यहाँ पर। 60 एंगल सबटेंड करने वाले मैं कितने यहाँ पे ऐसे आर्क ले सकता हूँ पूरे सर्कल पे। 60 एंगल सबटेंड करने वाले कितने आर्क ले सकता हूँ, 6 ना। तो मतलब अब ये 6 वायर जो यहाँ पे डिवाइड कर लो, 6 वायर, और एक का रेसिस्टेंस कितना होगा 6, और अगले 5 को एक साथ रखो। यहाँ पे आपने एक 6 का बन लिया और बाकी सबको अलग रखा हो, 6 के 6 आ जाएंगे, एक 6 तो आपने यहाँ रखा और बाकी 6 के 5 को आपने ऐसे रखा हुआ है। समझ आ रहा है बच्चों। आपने 6 पार्ट में डिवाइड किया, 2 3 4 5 6 ना। तो आपने क्या कर दिया है, एक 6 वाले पार्ट को तो यहाँ पे रखा और बाकी वाले पार्ट को, ये पूरे पार्ट को बेंड करके ले आए और ए पे मिला दिए ना, बी से अगले वाले पार्ट को बेंड करके ए पे मिला दिए। तो इस पार्ट का रेसिस्टेंस कितना होगा, ए बी वाले पार्ट का, इस ए बी वाले पार्ट का कितना होगा रेसिस्टेंस, बताओ बच्चों। 6। हाँ, और इस वाले पार्ट का कितना हो जाएगा 30 ना, इस वाले पार्ट का 30। अब देख लो एक 6 वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इधर अगर मान लो VA और इधर VB है, एक 6 वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, और ये 30 वाले के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इधर का VA इधर का VB। तो 6 और 30 दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना, अगर मान लो कि इस इधर का पोटेंशियल VA और इधर का पोटेंशियल VB है, तो 6 वाले के क्रॉस भी VA माइनस VB और 30 वाले के क्रॉस भी VA माइनस VB। तो 6 और 30 पैरेलल में आएंगे ना, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 × 30 अपॉन में
6 + 30, तो 5 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। समझ आया बच्चों? और बताओ। और है डाउट? इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 10 देखो क्या है, आपको बताना है फाइंड I1 I2 फॉर द सर्किट ऑफ द फिगर। हाँ लूप लॉ लगाना है, लेकिन एक मिनट रुको ना, केवल लूप लॉ से सोचोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, थोड़ा हम लोग सीरीज पैरेलल भी सोचेंगे। अब देखो यहाँ पे बच्चों, जब भी इस टाइप का कुछ आपको डायग्राम दिया जाए ना, कई सारे रेसिस्टेंस लगे रहे, तो यहाँ पर सबसे एंड में अगर जाओगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिखेगा कि क्या है। इधर सोचोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं सीरीज पैरेलल, लेकिन सबसे एंड में चले जाओ ना, जहाँ ऐसे कई सारे ब्लॉक्स दिए हुए हैं ना, और इधर को कुछ बैटरी वगैरह लगी है, तो आपको इस साइड पहले जाना रहता है लास्ट में। यहाँ पे अगर जाओगे लास्ट वाले ब्लॉक में, तो यहाँ पे आप कुछ सीरीज पैरेलल देख पा रहे हो? बच्चों बताओ, इसमें कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है? क्या दिख रहा है सीरीज पैरेलल में? कौन से लोग सीरीज में दिख रहे हैं? हाँ 4 ओम वाले ना, ये तीनों हमारे सीरीज में है। तो आप इन तीनों की जगह क्या कर सकते हो, जो भी आपको सीरीज में दिख गए उनको जगह आप क्या लगा दोगे, उनका इक्विवेलेंट। तो इन इन तीनों को यहाँ हटा के आप इमेजिन करोगे कि यहाँ पे एक केवल इन दो पॉइंट के बीच में एक 12 ओम का रेसिस्टेंस लगा है ना, इन तीनों को हटा दो और यहाँ पे मान लो 12 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। अब अगर यहाँ पे 12 ओम का रेसिस्टेंस लगा है, तो ये 12 और ये 6 किस में आएंगे ना, तीनों को हटा के उसका इक्विवेलेंट लगा दो कोई भी एक की जगह। 6 और 12 किस में आएंगे, पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 और 12 का? 6 और 12 अगर पैरेलल में होंगे तो कितना आ जाएगा? 4 ओम। तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हटा के यहाँ पे कितना लगा दोगे, इस जगह पर 4 ओम का लगा दोगे। जब यहाँ पे 4 ओम का लग जाएगा तो फिर से क्या होगा, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, फिर से वही चीज आ गई ना जो इधर थी। ये पूरा हट गया है और यहाँ पे 4 ओम का लग गया है, तो फिर से 4 4 4, ये चारों तीनों सीरीज में है।
ना, तो ये 12 हो जाएंगे, फिर वो 12 और ये 6 आपस में किसमें होंगे ना, सेम चीज रिपीट होगी, 12 और 6 फिर से किसमें होंगे, पैरेलल में। तो फिर से अब क्या होगा, ये पूरा यहाँ तक का कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, फिर से यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, पूरा हटा दोगे पीछे का। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ पे जब 4 आ जाएगा तो फिर से 4 4 4, फिर से 12 और ये 6, तो फिर से इनका इक्विवेलेंट 4 आ जाएगा, तो ये पूरे पार्ट को हटा के यहाँ पे कितना लगा दोगे, 4, फिर 4 4 4, टोटल 12 ओम हमारा सीरीज में रेसिस्टेंस आ गया। पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना आ गया ना, पूरा आर इक्विवेलेंट जो आ गया वो 12 ओम है। तो टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, टोटल बैटरी पूरे सर्किट में आप एक बैटरी मान लो और एक रेसिस्टेंस मान लो 12 ओम की, बस और कुछ नहीं है। तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस है 6 और टोटल रेसिस्टेंस है 12, तो 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को बच्चों। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ का करंट बताओ और यहाँ का करंट बताओ, नहीं यहाँ की करंट बताओ और यहाँ की करंट बताओ, तो इसका मतलब आप इसके पीछे का हटा लो, इतना रहने दो ना, क्योंकि इनमें ही तो करंट बताना है ना। अगर इनका इक्विवेलेंट लगा दोगे तो फिर करंट कैसे सोचोगे कि किसमें करंट बताऊं, अगर इसको भी हटा दोगे तो इसके पीछे का हटा दो, क्योंकि उसमें तो करंट बताना नहीं है। इतने पीछे का सब हटा के इसकी जगह हम कितना लगा देंगे, 4 ओम लगा देंगे ना। तो हम अब एक नया डायग्राम बना देते हैं। सर्किट में आपको अपने काम के हिसाब से कुछ पार्ट रखना है और कुछ पार्ट हटा देना है। क्वेश्चन में कितना पूछा गया उस हिसाब से रखना। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 4 है। आपको इसमें करंट बतानी है और यहाँ इसमें करंट बतानी है। ठीक है बच्चों, ये ये तीनों सीरीज है ना, तो इधर का पूरा रेसिस्टेंस कितना रहेगा, हमेशा 12 है। ये तीनों सीरीज में है ना, मैंने ये पूरा पार्ट हटा करके इसकी जगह उसका इक्विवेलेंट लगा दिया है। अब देखो टोटल करंट कितनी चल रही है सर्किट से, अगर टोटल करंट सर्किट में बैटरी से निकली है 0.5, यहाँ से अगर 0.5 एम्पियर निकली है तो वापस घूम के भी कितनी आएगी, अगर बैटरी से 0.5 निकली तो पूरा घूम करके भी कितनी आएगी, 0.5। तो मतलब इसमें से कितनी करंट आनी चाहिए, इस वाली में करंट को I1 बोला गया है, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, I होगी ना। तो आपको पहले वाले का I1 की वैल्यू मिल गई, अब इसमें चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से I करंट आई तो I करंट आने के बाद इधर एक 6 ओम है और इधर 12 ओम है, 6 और 12 आपस में किसमें है, 6 ओम और 12 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये पूरा 12 ओम और 6 ओम पैरेलल में। तो जब भी कहीं पर अगर आपके पास दो रेसिस्टर हैं 6 ओम और 12 ओम और वो पैरेलल में कनेक्टेड है और I करंट आ रही है, तो करंट इन दोनों में कैसे डिवाइड होगी, दोनों रास्तों में करंट कैसे डिवाइड होगी, रेसिस्टेंस के रेशियो में या इनवर्स रेशियो में, रेसिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में ना, जिधर रेसिस्टेंस कम उधर ज्यादा करंट जाएगी ना। तो मान लेते हैं कि इधर के साइड में कुछ x1 करंट गई, इधर के साइड में कुछ x2 करंट गई, तो आप क्या बोलोगे, x1 बाई x2 बराबर होगा R2 बाई R1, मतलब 12/6, 2:1। तो अगर पूछा जाए कि भाई ये 12 ओम में बताओ कितनी करंट गई, तो 12 ओम में कैसे बताओगे, 12 ओम मतलब ये R2 है ना, ये R1। तो 12 ओम की अगर मुझे करंट चाहिए, x2 चाहिए, तो 12 के सामने का x2 के सामने का रेशियो वो कितना है, 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल करंट, तो I/3 आ जाएगा।
है, नीचे I/3 करंट गई है, ऊपर 2I/3 करंट गई है। ये बात समझ आई बच्चों? हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जब I करंट आ रही थी तो I करंट आने के बाद 6 वाले साइड में 2I/3 करंट गई है और 12 वाले साइड में I/3 करंट गई है। तो अब इसमें कितनी करंट आएगी? जो इधर ये करंट आ रही है वही यहाँ से लौट के जाएगी ना, तो इस 4 ओम में कितनी करंट जा पाएगी? I/3, और I मतलब कितना? 0.5, तो 0.5/3। समझ आया बच्चों? ये नहीं समझा ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट समझने के लिए पिछला वाला जो पढ़ाया था वो भी थोड़ा सा याद होना चाहिए। ये समझे? तो यहाँ पे यही तो है, देखो ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में एक 6 ओम कनेक्टेड और एक 12 ओम कनेक्टेड है ना, 6 और 12, और करंट इधर से आ रही है और इनमें डिवाइड होगी, फिर दोनों की ऐड होके इधर चली जाएगी। करंट ऐसे आ रही है, 6 और 12 में डिवाइड होगी, फिर आगे चली जाएगी। समझ आ रहा है ध्रुविल? इसको इन 2 पॉइंट के क्रॉस, एक तो 6 कनेक्टेड और एक 12 कनेक्टेड है, तो ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है ना। अगर कोई को थोड़ा दिक्कत है तो आप ऐसे सोच लो कि आपके पास एक 6 ओम का रेसिस्टेंस है और एक 12 ओम का रेसिस्टेंस है। 6, 12, करंट इधर से आ रही है और इधर को जा रही है ना, तो यहाँ पे 6 और 12 है, दोनों पैरेलल में है ना। अब करंट ऐसे आ रही है या ऐसे आ रही है उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो आपको सोचने में अगर ज्यादा आसानी चाहिए तो आप ऐसे डायग्राम बनाओ कि करंट ऐसे कुछ आ रही है और इधर को जा रही है ना, और दोनों में डिवाइड होगी, दोनों पैरेलल में है, तो नीचे के साइड में 2I/3 चली गई और इधर के साइड में I/3। ये वही दोनों सेम ही डायग्राम है ना, बस यहाँ पे ऐसे ऐसे था, उस हिसाब से मैंने यहाँ दिखा दिया है, यहाँ पे सिंपल दिखाया था। ठीक है बच्चों? दो लोग अगर पैरेलल में हैं तो पैरेलल में कैसा भी डायग्राम बना दो, सब सही है ना। आगे चला जाए अब। तो देखो हम लोग अभी सीरीज पैरेलल स्टार्ट किए थे करना ना, तो सीरीज पैरेलल में हमने ये देख लिया कि अगर रेसिस्टर्स ऐसे एक लाइन में कनेक्टेड हैं और उनमें करंट सेम जा पा रही है तो ये तीनों सीरीज में है, तो वहां आर इक्विवेलेंट के लिए हम लोग लगा देते हैं R1, R2, R3। और अगर दो पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर हर एक रेसिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है सच दैट कि उनका इक्विवेलेंट वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको हम पैरेलल लेकर के 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके ऐसे सोच सकते हैं।
ठीक है बच्चों, यहां तक हमने देख लिया ना। अब अगर एक ही क्वेश्चन में सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाए ना, अगर एक ही क्वेश्चन में सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाए, तो वहां पे जो पार्ट सीरीज में है पहले उसको सॉल्व कर लो, जो पार्ट पैरेलल में उसको सॉल्व कर लो। फिर उनका, जैसे मान लो एक ही क्वेश्चन में दो रेसिस्टेंस ऐसे सीरीज में है और दो रेसिस्टेंस ऐसे पैरेलल में है, तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और आपको बोला जाए कि भाई यहाँ पे ए और सी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करो ना। मान लो ये रेसिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो आप क्या करोगे, जहां पे सीरीज और पैरेलल दोनों आ जाए ना, वहां पे आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि पहले जो पार्ट मुझे दिख रहा है कि सीरीज या पैरेलल है उसको सॉल्व कर लो। तो जैसे मुझे ये दिख रहा है ये दोनों सीरीज है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों का कुछ नहीं दिख रहा है कि सीरीज है या पैरेलल है। इस आर और इस आर का कुछ बन पा रहा है, बताओ बच्चों? नहीं है। तो अब आप क्या सोचोगे, जो आपको सीरीज या पैरेलल दिख गए आप उनका इक्विवेलेंट निकाल लोगे, और इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या करोगे, जिन दो पॉइंट के बीच में वो दोनों कनेक्टेड थे उन दो पॉइंट के बीच में उनका इक्विवेलेंट लगा दोगे। जैसे ये दोनों किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में, तो आप इक्विवेलेंट किन दो पॉइंट के बीच में लगाओगे, ए और बी के बीच में लगाओगे। ठीक है बच्चों ना, यहाँ पर ये दोनों को हटा दोगे और यहाँ पे ए और बी के बीच में इसका इक्विवेलेंट 2R लगा दोगे। और ऐसे यहाँ पे सोचोगे, बी और सी के बीच में दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, आर और ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को हटा करके बी और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा दोगे, जिसका रेसिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल में है तो R/2। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि ए और बी के बीच का रेसिस्टेंस है यहाँ पर 2R, ए और बी के बीच का, और बी और सी के बीच का रेसिस्टेंस है R/2। अब आपको ए और सी के बीच का निकालना है, तो आपको दिखेगा कि अब आगे क्या हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि भाई ये 2R है और ये R/2 है, तो आगे का सॉल्व कर दोगे आप। तब आगे का R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R प्लस R/2 तो 5R/2। ठीक है बच्चों, तो कई बार हमें क्वेश्चन में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहती है, कई सारे रेसिस्टेंस रहते हैं, तो एक साथ सब सॉल्व नहीं होता ना, पार्ट पार्ट करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। और जो पार्ट हम सॉल्व करेंगे वो जिन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड था उन दो पॉइंट के बीच में उसका आंसर लिख देंगे और फिर आगे सोचेंगे। तो यही काम मैंने उसमें किया था ना, जो आपका इन टेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपको देखो डायरेक्ट तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं कि सीधे R1 R2 सीरीज में लगा दिए और कहेंगे करो सॉल्व भाई ना, तो फिर क्या ही फायदा हुआ पढ़ाई करने का। आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हमने देखो सीरीज और पैरेलल देख लिया। अब देखो कई बार क्या होगा कि सीरीज और पैरेलल क्वेश्चन में रहेगा तो, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि सीरीज और पैरेलल है। अभी तक तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई दिखेगा तो उतने पार्ट को सॉल्व कर लेना। फिर तुम्हें तो पता ही है कि जेई में क्या है कि और टफ कर दिया जाए सिचुएशन को, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जेई क्या मतलब वो तो हर जगह ही पूछा जा सकता है कि अब ऐसी सिचुएशन बनाई गई कि जहाँ पे दिखे ही नहीं कि भाई सीरीज और पैरेलल है। तो पहले तो आपको देखना आना चाहिए कि है, दिख नहीं रहा है लेकिन उसमें आपने देख लिया कि भाई सीरीज और पैरेलल है ना, और उसको सॉल्व किया, फिर आगे उस पार्ट को सॉल्व करके फिर अगले पार्ट पे गए। तो मतलब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जहाँ पे और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कुछ मेथड्स बना लिए हैं। हम लोग अब देखने जा रहे हैं डिफरेंट मेथड टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो इसमें सबसे पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं, मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल।
ना। तो देखो कई बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिखेगा नहीं कि भाई कहाँ पे सीरीज और पैरेलल है, लेकिन अगर आपने वहां पे पोटेंशियल लिखना शुरू किया तो आपको दिखने लग जाएगा कहाँ पे सीरीज और पैरेलल है। पहला मेथड क्या है, मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल। इसमें क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वो एक्चुअल में इसी का था, मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन था कि आप वहां पे पोटेंशियल लिखो तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। तो उसको अब उसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं ना। देखो जैसे मान लो 3 रेसिस्टेंस है और वो यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है, R1 R2 R3। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए, अभी तो दिख रहा है ये तीनों सीरीज हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई एक वायर मैंने यहाँ से लाई और यहाँ लगा दी, और एक वायर यहाँ से लाई और यहाँ लगा दी, अब बताओ कि ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो क्या आपको सीरीज और पैरेलल दिख रहा है अब? नहीं दिख रहा है अब ना। अब आप ये सोचो कि ये जो मैंने वायर कनेक्ट की, क्या इसमें कोई रेसिस्टेंस लगाया है मैंने? कोई रेसिस्टेंस नहीं लगाया, ये प्लेन वायर है, कोई बैटरी नहीं लगाई है। फिर भी मैंने इन दोनों को क्यों कनेक्ट किया? इन दोनों को कनेक्ट करने का पर्पज क्या है ना? इन दोनों को कनेक्ट करने का पर्पज यही होता है कि यहाँ का पोटेंशियल मैंने यहाँ पहुंचा दिया है और यहाँ का पोटेंशियल मैंने यहाँ पहुंचा दिया। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी आपके क्वेश्चन में प्लेन वायर्स दिखे, अगर आपको क्वेश्चन में प्लेन वायर दिख जाए तो आप तुरंत सोच लोगे कि ये मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है। बिना रेसिस्टेंस के क्यों लगाया भैया आपने? इसीलिए कि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यही देख के मैं पकड़ लूंगा कि भाई ये तो मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे कि मान लो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल बी ए है ना, तो आप बोलोगे यहां से आकर के मैं इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना बोलूंगा, बी ए। इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल बी बी है ना, तो यहाँ से आकर के इधर का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी बी। अगर मान लेते हैं कि बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसमें कुछ ऐसे करंट जाएगी, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी ए माइनस बी बी। इसमें ऐसे करंट जाएगी, इसमें ऐसे करंट जाएगी, इसके क्रॉस भी बी ए माइनस बी बी, इसके क्रॉस भी बी ए माइनस बी बी। समझ आ रहा है बच्चों? तो अब देखो ये जब तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या आप सीधे बोल सकते हो ये सब किसमें है? ये ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे नहीं डिसाइड होता कि लेफ्ट माइनस राइट, ऐसे नहीं होता ना, हाई माइनस लो होता है। अगर बी ए ग्रेटर देन बी बी है तो यहाँ पे बी ए माइनस बी बी, यहाँ पे भी बी ए माइनस बी बी, यहाँ पे भी बी ए माइनस बी बी। तीनों किस में, यहाँ पे पैरेलल में है। जब तीनों पैरेलल में होंगे तो आप सीधे बोल सकते हो कि ये यहाँ पर ए और बी के बीच में 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि पैरेलल में है। इक्विवेलेंट ऐसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ, डायरेक्ट ही हम लोग लिखेंगे। तो आप बोलोगे ये R1 R2 R3 ये सब पैरेलल में। समझो बच्चों, अगर ये पॉइंट बी है और प्लेन वायर से कनेक्टेड है तो आप इसको भी पॉइंट बी मानोगे ना, ये पॉइंट ए है तो इसको भी ए मानोगे। तो ए और बी के बीच में टोटल कितने रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है ना। तो आप इसका फिर आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे। तो मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल लगाना है या नहीं लगाना, ये कैसे डिसाइड करोगे? जहां पे भी रेसिस्टेंस के बीच में प्लेन वायर्स आ जाएंगे ना, 2 रेसिस्टेंस के बीच में प्लेन वायर आ रहे हैं, तो वहां पर आप ये मेथड सोचोगे। नोट करो इसको। क्या बात है, आज प्रणव पूरा जोश में है लग रहा है। हाँ, बहुत दिनों बाद रिप्लाई दिया है भाई प्रणव ने।
नोट हुआ बच्चों? ठीक है बच्चों, ये नोट हो गया। आई की डायरेक्शन देखो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। मान लो यहाँ पे आए, यहाँ से आपने ऐसे बैटरी कनेक्ट की ना, तो अगर मान लो यहाँ से आए करंट आए ना, तो इधर को कितनी वापस आएगी, आए करंट बैटरी में वापस आएगी। मान लो थोड़ी देर के लिए तीनों इक्वल हैं, तो ये तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में है ना, तो यहाँ पे I/3 जाएगी और इधर से चली जाएगी 2I/3, और वो 2I/3 डिवाइड होकर के इधर I/3, इधर I/3। अब ये I/3 इधर से आ रही है, इधर से I/3 इधर ऐड होकर के आ जाएगी 2I/3, तो वो 2I/3 और इधर से I/3 ऐड होकर के वापस आ जाएगी ना। इधर से 2I/3 आ रही है, इधर से I/3, तो ऐड होके मतलब वो खुद से मैनेज कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बस आप ये देख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, तो वो यही चीज है ना। I/3 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 डिवाइड हुआ, सब ऐड होके वापस आ जाएगा। वो बस ऐसे डायग्राम में हो रहा है तो आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, बट वो चीज यही रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ए से अगर यहाँ पे आई आई एंटर करेगा तो बी से यहाँ पर आई ही बाहर आएगा, और हर जगह वोल्टेज डिफरेंस सेम था। बच्चों आगे चले। अभी करंट वगैरह जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया उस पे मत फोकस करो, बस आप पोटेंशियल डिफरेंस देखो और रेसिस्टेंस लिखो ना। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं और आगे सिखाने वाला हूँ। मान लो आपको यहाँ पे बोला जाए फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए,
4 रेसिस्टेंस है और एक वो ऐसे रेडियली लगे हुए हैं, ये सर्कल है और 4 रेसिस्टेंस ऐसे रेडियली लगे। हाँ, R/4। आप क्या बोलोगे? जो भी प्लेन वायर से कनेक्टेड है ना, वो सेम पॉइंट होते हैं, सेम पोटेंशियल सेम पॉइंट। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए ही है, इसका भी पोटेंशियल अगर वी होगा तो इसका भी पोटेंशियल वी होगा ना, इसका भी वी होगा, इसका भी वी होगा, ये सब पॉइंट ए ही है और ये पॉइंट ओ है। तो ओ और ए के बीच में ही ये चारों कनेक्टेड है। हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीओ माइनस वी ए, मतलब यहाँ जब बैटरी कनेक्ट होगी तो कुछ वो ऐसे ए और बी के बीच, ओ और ए के बीच में कनेक्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है उन दो पॉइंट के बीच में ऐसे बैटरी कनेक्ट करते हैं। हालांकि अभी उसका कोई यूज नहीं है, वो यूज हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। पैरेलल में तो सीधे बोल देंगे R/4। एक और ऐसे ही क्वेश्चन करो। नीचे ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी के क्रॉस यहाँ पे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। हाँ, 4R/3। वेरी गुड। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप मान लो ये पॉइंट ओ है, तो ये पॉइंट भी बी है, जो भी प्लेन वायर से कनेक्टेड है सब सेम पॉइंट। तो ओ और बी के बीच में कितने रेसिस्टेंस कनेक्टेड है? ओ और बी के बीच में एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इन 3 का इक्विवेलेंट निकालो और कोई भी एक जगह लगा दो, ओ और बी के बीच में कोई भी एक जगह ओ और बी के बीच में है तो वहीं लगाना है। तो आप यहाँ पे ऐसे कर लोगे, ना यहाँ पे पॉइंट बी है, बी और ओ के बीच में मैंने उनका इक्विवेलेंट लगा दिया R/3। अब ओ और ए के बीच में एक पहले से ही आर कनेक्टेड है। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ, ए और बी के बीच में, तो मतलब ये ऐसे हुआ ना, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? इन दो पॉइंट के बीच में हमें चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों? ए और बी के बीच में अब चाहिए, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो हम लोग आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, R+R/3, 4R/। ना तो जहां पे भी क्वेश्चन में प्लेन वायर आ जाए वहां पे आप ऐसे सोचोगे ना,
तो हमने पहला मेथड देखा, मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल। अब हम लोग अगला मेथड देख रहे हैं। अगला मेथड अब हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ सिमेट्री। ये अपने इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 3 यही था ना, तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे बोला कि अभी जाने दो, ये पढ़ने के बाद कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे चलें, मेथड ऑफ सिमेट्री करें। एक मिनट। तो देखो मेथड ऑफ सिमेट्री क्या बोलते हैं कि अगर मान लो आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, और इन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, बीच में यहाँ सर्किट बना हुआ है, बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो एक मिनट रुको यार, ये कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा। तो हम लोग देखो ये देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप ऐसे सोचोगे कि जिन दो पॉइंट के बीच में फाइंड करना है उन दोनों को ज्वाइन कर लो। ए और बी के बीच में फाइंड करना है तो उन दोनों को ज्वाइन कर लो, और अगर जैसा ऊपर है एग्जैक्टली अगर वो ऐसा ही नीचे भी है, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है ना। मेथड ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, सेम सेम दिखेगा। जिन दो पॉइंट के बीच में फाइंड करना है, अगर उसका ज्वाइन करने वाली लाइन के क्रॉस मिरर रखो तो एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज दिखे, तो वहां पे आप ये मेथड ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो। ये बात समझ आई बच्चों सभी को? मेथड ऑफ सिमेट्री कब लगाओगे, जैसे मान लो आपको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपने ए और बी के क्रॉस एक मिरर रखा, तो आप देखोगे कि एक साइड एग्जैक्टली दूसरे का मिरर इमेज है, तो मतलब यहाँ मेथड ऑफ सिमेट्री लगेगी। यहाँ पे मेथड ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा होता, यहाँ पे क्या मेथड ऑफ सिमेट्री लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप मिरर रखोगे तो एक साइड में आर है, दूसरे साइड में टू आर है, एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है, तो यहाँ ये मेथड ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये मेथड ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों? अब देखो मेथड ऑफ सिमेट्री में होगा क्या, अगर एक साइड दूसरे साइड का एग्जैक्टली मिरर इमेज है, तो अगर मैं मान लो इधर से बोलूं कि कुछ आए करंट आए, आपने इसको जब बैटरी से कनेक्ट किया है, जब आप बैटरी से ऐसे कनेक्ट करोगे और इधर से आए करंट आएगी, अगर बैटरी से आए करंट निकली है तो वापस भी आए करंट आएगी, मतलब इधर से कितनी करंट निकलेगी, वापस आए करंट निकलेगी।
अब देखो जब वो आई करंट आएगी और जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे ही नीचे दिख रहा है, तो करंट कैसे डिवाइड होगी? अगर आई करंट आ रही है और उसको दो रास्तों में डिवाइड होना है और जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो क्या होगा फिर? इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी I/2 और नीचे भी चली जाएगी I/2। अब अगर देखो यहाँ वाले रेसिस्टेंस और यहाँ वाले रेसिस्टेंस में सेम करंट आ रही है, तो क्या I/R करने पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिखेगा या अलग दिखेगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ दिखेगा वही यहाँ दिखेगा ना। तो इसका मतलब इन दोनों को हम पैरेलल इमेजिन करेंगे ना। अगर यहाँ पर और देखो यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो डायरेक्टली पॉइंट ए से दोनों कनेक्टेड है और पॉइंट बी से कनेक्टेड है, तो पैरेलल है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखोगे कई बार सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स होगी कि आपको ऐसे डायरेक्ट पैरेलल दिखेगा नहीं है, लेकिन आप करंट के ऐसे यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस से सोच पाओगे कि अच्छा सेम है। ठीक है बच्चों, तो जहां पे भी आपको सिमेट्री दिखेगी, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो आप नीचे वाले पार्ट को हटा दो या कोई भी एक साइड को हटा दो, दूसरे को उस जगह उसका इक्विवेलेंट रख दो। आर आर का इक्विवेलेंट कितना होगा? R/2 ना। अगर दो पैरेलल में लगे हैं तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे, ऐसे था ए और बी। तो आप इसको ऐसे कर दोगे, एक पार्ट सिमेट्री वाले साइड का एक साइड हटा दोगे, एक साइड हटा देना है और दूसरे साइड को आधा कर देना है ना। फिर इसके बाद अब आगे जो भी सोचना होगा देखिए। समझ आया बच्चों कुछ क्या है मेथड ऑफ सिमेट्री? समझ गए हो? तो मैं अभी ये लिखने वाला भी हूँ ना सब कुछ, आप टेंशन नहीं लो कि बाद में कैसे याद रखोगे, मैं लिख दे रहा हूँ, बस आप समझ लो पहले। तो अब हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं ना, मेथड ऑफ सिमेट्री में क्या क्या है। हम लोग पहले यहाँ पे मानते हैं कि सपोज वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across ए एंड बी। जिन दो पॉइंट के क्रॉस फाइंड करना था उसको हमने मान लिया कि ए और बी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। सेकेंड, एक मिनट, ना तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ए और बी के क्रॉस, और फिर देखेंगे कि उस लाइन के क्रॉस सिमेट्री है कि नहीं। इफ one side of line joining A and B is mirror image of other side, then remove
one side and half all resistance of other side। समझ आया बच्चों क्या क्या करना है? जिन दो पॉइंट के क्रॉस फाइंड करना है उनको पहले लाइन से ज्वाइन कर दो, फिर देखो कि एक साइड क्या दूसरे साइड का मिरर इमेज है, अगर है तो एक साइड को हटाओ और दूसरे साइड का रेसिस्टेंस सब आधा कर दो। ठीक है बच्चों? नोट करो इसको। तो अभी देखो सीरीज पैरेलल से नहीं करना है आपको, मेथड ऑफ सिमेट्री से करना है। उसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ आ जाएगी ना, इस क्वेश्चन में नहीं, इससे अगले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस समझ आएगी। पहले आप मेथड ऑफ सिमेट्री की प्रैक्टिस कर लो। ये मत कोई बोलना कि अरे ये तो मैं सीरीज पैरेलल से डायरेक्ट ही कर लूंगा। ना मान लो आपको ऐसा कोई सर्किट दिया हुआ है, अब बोला जाए कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करिए बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज है, तो एक साइड को हटाएंगे और ऊपर वालों को सबको आधा कर देंगे। तो अब हमारा ये डायग्राम आ जाएगा। ये आर जब आधा करोगे तो आर बाई टू हो जाएगा, ये टू आर आधा करोगे तो आर हो जाएगा। अब आर और आर बाई टू सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई टू प्लस आर, ये आर बाई टू। ठीक है बच्चों, मेथड ऑफ सिमेट्री सबको समझ आ गई है ना, कब लगाना है? तो अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जैक्टली मेथड ऑफ सिमेट्री से ही होना है। देखो भाई, मैंने बोला है मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब चवन अगर तुम मिरर के सामने खड़ा और एकदम तेरे जैसा ही दिख रहा है तभी बोलेगा तेरा मिरर इमेज है। ये नहीं कि नाक नहीं होगी तो चलेगा क्या, कान नहीं होगा तो चलेगा क्या इमेज में, मिरर में देखेगा और कुछ कुछ गायब कर दूं तो चलेगा क्या? तो बस यहाँ पे भी नहीं चलेगा। अभी देखो सॉल्विंग में इजी पड़े इसलिए मैं सब आर ही लिख दे रहा हूँ, बट एग्जैक्टली मिरर इमेज होना चाहिए सब कुछ।
यहाँ पे अब आपको ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब आपको दिख रहा है कि भाई ये सीरीज पैरेलल से सीधे तो नहीं होने वाला। हाँ, तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अगर मैं ए और बी के क्रॉस ऐसे लाइन ड्रॉ करूं और देखूं वहां सिमेट्री है, तो दिख रहा है कि पूरा एक साइड यहाँ पे दूसरे साइड का मिरर इमेज है। देखो मैंने यहाँ भी सॉल्विंग में जल्दी हो इसलिए आर आर दिया है, अगर यहाँ 2R होता तो यहाँ पे भी 2R होना चाहिए, अगर यहाँ 4R है तो यहाँ पे 4R आना चाहिए। मिरर इमेज में जो चीजें आनी है एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ 3R है तो यहाँ 3R आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सब सेम ही होने चाहिए, बस मिरर इमेज सेम होना चाहिए। हर एक रेसिस्टेंस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो अभी इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, लोअर वाला पार्ट पूरा हटा दोगे ना, इतना पूरा पार्ट आपको, नीचे वाला पार्ट इतना पूरा हटा देना है, केवल ऊपर वाला रखना है। और ऊपर वाले में भी क्या करना है, सबको आधा कर देना है, जो भी उनकी वैल्यू रही होगी उसको आधा कर दोगे। ना ये R/2 हो जाएगा, ये R/2, ये R/2, ये R/2, ये R/2 और ये R। तो आप क्या बोलोगे अब, ये भी सॉरी R/2। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों किसमें है, अब दिख रहा है सीरीज पैरेलल ना, अभी तक जब तक वैसे बना था तब तक नहीं करते आता। अब दिखेगा कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट आपस में किसमें है, ऊपर वाले R/2 का इक्विवेलेंट और नीचे वाले R/2 का इक्विवेलेंट पैरेलल में ना। R/2 ऊपर का कितना आ गया है, R आ गया है, ऊपर का R नीचे का R, और R R दो अगर पैरेलल में आएंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पे इन दो पॉइंट के बीच में, R R पैरेलल में है ना। समझो ना, ये R/2 आ जाएगा, ये R/2 है, ये R/2 है, तो अब पूरा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अब तीनों सीरीज में है ना, तो R/2 तीन टाइम कर दोगे, 3R/2। ठीक है बच्चों, तो मेथड ऑफ सिमेट्री सबको क्लियर होगा। अब देखो अभी दो मेथड हो गए, अब हम लोग तीसरा मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, कनेक्शन रिमूवल मेथड, थर्ड मेथड है हमारा। कनेक्शन रिमूवल मेथड। तो देखो ये कनेक्शन रिमूवल मेथड क्या है, कई बार आपको सर्किट में ऐसा दिया होगा कि कोई कनेक्शन बना हुआ है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब तक वो बना रहेगा आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करूं, सीरीज लगाऊं पैरेलल लगाऊं, और यूज है नहीं कनेक्शन का। अब जैसे आप वो कनेक्शन हटाओगे तुरंत आपको दिखने लग जाएगा वहां पे आगे क्या करना है। समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको सर्किट में ये खोजना रहेगा कि कौन से कनेक्शन है जिनको मैं हटा सकता हूँ। देखो जैसे मान लो कहीं पे ऐसा कुछ है, इधर से I1 करंट आ रही है
और वो इधर को जा रही है, इधर से I2 करंट जा रही है और वो इधर को जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इधर से करंट आ रही है वो इधर चली जा रही है, जो इधर से करंट आ रही है वो इधर चली जा रही है, मतलब इन दोनों का कनेक्शन है, इन दोनों का कनेक्शन है। इधर से जो करंट आई उसका नीचे से कोई कनेक्शन नहीं, वो इधर से आई घूम के उधर चली गई, मतलब नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर मैं इस पार्ट को ऐसे लिख दूं ना, तो अब मेरे को थोड़ा सोचना आसान हो जाएगा कि भाई ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, वही चीज हो रही है, इधर से जो करंट आ रही है वो इधर से निकल रही है, इधर से जो आ रही है। तो मैंने ये कनेक्शन को हटा दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब देखो ये कैसे आप पता करोगे कि कहाँ पे ऐसा होगा। तो इसके लिए क्या है, सपोज आपके पास पॉइंट ए है, हो सकता, लेकिन अगर अभी यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रही है, अगर आपको पता है कि करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे तो यही चीज हुआ ना कि इसको हटा दो, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी की बात मैं कर रहा हूँ, आगे का नहीं कि क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे इधर आ रही है और इधर से आ रही है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसको हटाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ ना? अगर मान लो ए और बी दो पॉइंट है और इन दोनों के क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ना? अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, ये ए यहाँ पर है, ए और बी को अगर मैं ज्वाइन करूं और इस ए बी वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक लाइन ड्रॉ करूं, जिसको मान लेते हैं ये कुछ सी और डी है, सी और डी। अब देखो इस बार आपको अगर ए बी के क्रॉस सिमेट्री नहीं देखनी है, सी डी के क्रॉस सिमेट्री देखनी है। अगर आपको जिन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना था, ए और बी, अगर उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग सिमेट्री दिखे, मतलब जो चीज इधर है वही चीज इधर हो ना, जो चीज इधर है वही सेम चीज इधर हो, मिरर इमेज हो, तो वहां पर इस लाइन पे जितने भी जंक्शन आएंगे, इस लाइन पे जितने भी कनेक्शन आएंगे, मान लो कोई कनेक्शन ऐसे आया हुआ है ऐसे गया है, और कोई कनेक्शन ऐसे आया ऐसे गया है, तो आप इन दोनों कनेक्शन को ब्रेक कर दोगे बीच से। ना यहाँ पर अगर कोई कनेक्शन, थोड़ा यार ये पेन का पॉइंटर इधर उधर भग रहा है, ऐसे कुछ कनेक्शन बना होगा, तो आप उसको यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो। क्यों ब्रेक कर सकते हो, क्यों ब्रेक कर सकते हो बच्चों? तो देखो यहाँ पर अगर जो चीज इधर है वही चीज इधर है, तो मान लो यहाँ से जब करंट इंटर करेगी, ऊपर के साइड I1 गई और नीचे की साइड I2 गई, तो अब अगर इस लाइन के इधर सिमेट्री है, तो इस लाइन के इधर तो करंट आ रही है और इस लाइन के इधर से करंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और फिर बाहर आएगी। तो अगर जो कुछ इधर है वही कुछ इधर है, तो यहाँ पे जब करंट बाहर आ रही होगी, एंट्री ऐसे हुई I1 I2, तो जब एग्जिट होगा तो वो भी क्या होगा, इधर से ऊपर से I1 आ रही होगी, इधर से I2 आ रही होगी, और ऐड होके वापस आई आ रही, मतलब इधर की जो भी करंट आई होगी वो इधर से आकर के इधर से निकल गई होगी, नीचे वाली करंट से ऊपर वाली करंट का कोई मतलब नहीं होगा। समझ रहे हो ना, जो भी करंट इधर से आएगी वो इधर से निकल जाएगी, इधर वाली करंट इधर से निकल जाएगी। तो ऐसे इस लाइन पे जो जंक्शन बन रहे हैं इनका कोई यूज नहीं हो पाएगा। ये वाली करंट ऊपर नहीं जाएगी, ये वाली करंट नीचे नहीं जाएगी, ऊपर वाली ऊपर से निकलेगी, नीचे वाली नीचे से निकलेगी, तो ये जंक्शन हटा दो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
ये सब आर वाले रेसिस्टेंस हैं। ठीक है, और मान लो आपको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक ऐसे लाइन ड्रॉ की सी डी ना। अब मैं अगर सोचूं कि जो कुछ इधर है वैसे ही इधर है ना, एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से कुछ आई करंट आई, ये बात पॉइंटर सही नहीं चल रहा है, तो मान लो यहाँ से कुछ आई करंट आई, तो आई में से I1 इधर को गई और I2 कुछ इधर को गई, तो ये जो जब निकल रहा होगा तो भी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ I1 आ रहा होगा, इधर से कुछ I2 आ रहा होगा ना। अगर जो कुछ इधर है वही कुछ इधर है, तो जैसे जैसे इधर वाले में पार्ट में करंट जाएगी वैसे वैसे इधर से एग्जिट होगी, इधर एंटर कर रही हो इधर से एग्जिट हो रही होगी। समझो, अगर इधर और इधर सब कुछ सिमेट्रिकल है तो जैसा इधर करंट का एंट्री हो रहा होगा वैसे इधर से एग्जिट हो रहा होगा। ये सब आप आगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन में करके भी देख सकते हो। अभी एक आगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे कि उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करके चेक कर सकते हो कि ऐसा हो रहा है या नहीं। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? अगर एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज है तो जैसा एंट्री के टाइम पे करंट आएगा वैसा एग्जिट के टाइम पे जाएगा भी। तो इसका मतलब अगर यहाँ से I2 करंट आ रही है तो वो I2 सीधे निकल गई, इधर से जो भी करंट आई होगी वो इधर को चली गई होगी ना। ये I2 सीधे निकल गई और इधर की करंट इधर चली गई। तो यहाँ पे ये जो इस लाइन पे ये जंक्शन बना हुआ है, इस जंक्शन को आप उठा के ऊपर रख सकते हो, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ो और उठा के ऊपर रखो, उसके रहने का कोई फायदा नहीं है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ये जो नीचे को था उसको मैंने उठा के ऊपर को रख दिया। अब जैसे आप इस जंक्शन को तोड़ोगे तुरंत आपको क्वेश्चन दिखने लग जाएगा कि अब इसमें आगे क्या करना है। क्या अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे? ये बात समझ आई बच्चों? ये जो ऐसे कनेक्टेड है, ये पॉइंट को उठाया मैंने और ऊपर रख दिया है। अब दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज और वो आपस में पैरेलल। देखो ध्रुवील, अगर ये I2 करंट ऐसे आ रही है और यही I2 करंट आगे गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वायर पे इसके कनेक्ट होने का कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। इधर से ना तो करंट इधर आई ना गई, इसकी अपनी करंट जो आ रही थी वही आगे गई है ना। यहाँ की जो भी करंट आई होगी वो ऊपर लौट गई होगी। समझो, अगर मान लो इसमें कुछ I3 करंट आई है, I3, तो I3 ऐसे चली गई, I2 नीचे वाले से जा रही है, I3 ऊपर वाले से, तो वो अब भी चीज वही हो रही है। देखो ध्रुविल, आपको ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है, आपको क्या बोलना है करना है, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो समझना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक जिन दो पॉइंट के क्रॉस आपको फाइंड करना है उसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करो, और इस लाइन पर जो भी जंक्शन मिले, अगर इधर और इधर सिमेट्री है तो जो भी जंक्शन मिले, ये जंक्शन मिल रहा है ना, तो इस जंक्शन को इस लाइन के लॉन्ग उठा के ब्रेक कर दो। बस इतना ही करना है आपको ना। लाइन के लॉन्ग कोई भी जंक्शन आएगा सीडी वाली लाइन पे तो उसको आपको ब्रेक कर देना है। आपको इतना करंट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं। ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा था। अगर यहाँ की I2 करंट, अब भी I2 इधर आगे जा रही है, इधर की I3 करंट ऐसे I3 जा रही है ना, ये सेम चीज जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो आपको सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा था, यहाँ पे आपको सीरीज पैरेलल दिखने लग जाएगा। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना यहाँ कोई चेंज हुआ है ना यहाँ कोई चेंज हुआ है, जैसे करंट इधर आई थी वैसे उधर भी जा रही है। कुछ समझ आया है बच्चों? अब आगे सबने सॉल्व कर लिया तो इक्विवेलेंट आ गया 8R/7 ना, ये दोनों सीरीज वो इसके साथ पैरेलल,
फिर ये और ये पूरा और ये सीरीज, फिर ये पूरा और ये दोनों आपस में पैरेलल। आगे सीरीज पैरेलल वाला पार्ट सॉल्व कर दूं या आंसर लिख दूं डायरेक्ट? आर इक्विवेलेंट सॉल्व करके बताऊं या लिख दूं डायरेक्ट? 8r/7। तो अब जो यहाँ पे हमने समझा वो मैं नोट कर देता हूँ ना। ना आपको देखो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो भी सीडी वाली लाइन है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहेगा ना, बस मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना। सीडी वाली जो लाइन होगी जिसके दोनों साइड सिमेट्री है, तो उस पे कोई भी ऐसे कनेक्शन आके ऐसे बने हुए हैं, ऐसा कनेक्शन बना हुआ है, तो आपको क्या कर देना है, उस कनेक्शन को आपको ब्रेक कर देना है। आप चाहे उठा के ऊपर रख दो या थोड़ा सा बस ऊपर नीचे कर दो, थोड़ा थोड़ा सा हटा दो, ऐसे भी कर दोगे तो चलेगा ना। आप केवल आप इस चीज को यहाँ ना रख के बस यहीं पे ऐसे बना देते तो भी चलता है, बस उनको अलग अलग कर दो। यही आपका कनेक्शन रिमूवल मेथड है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट लिख देते हैं, लेट ए एंड बी पॉइंट, एक सेकेंड, ऐसे लिख देते हैं। एक बार मैं लिख दूं सिद्धेश, फिर तेरी बात देखता हूँ। सपोज वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना रहेगा, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। पहले आप ए और बी को ज्वाइन कर लो, फिर क्या करो, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्या कर रहा हूँ, बाइसेक्टर को हमने कुछ सीडी बोल दिया। if there is symmetry across CD, across CD मतलब CD के एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज है, then remove all junctions lying on CD। CD पे जो भी जंक्शन आ रहे होंगे उनको आप हटा दोगे, हटा के उसको जंक्शन को CD पे ही रखना है ना। आपको इसको हटा करके यहाँ पे ये जो पॉइंट था CD पे मेंटेन रखो, तो सोचने में आसानी होगी। अब क्या बोल रहे थे तुम, कौन सी इक्वेशन ऊपर लिख दिया, कहाँ कोई इक्वेशन तो लिखा ही नहीं है अभी तक, कौन सी इक्वेशन की बात है, ये कैसे लिख दिया? अबे यार, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस।
अभी 4 बार पूछा कि डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं क्या, तो सबने बोला हाँ लिख दो, तो मैंने लिख दिया। अब तुम बोल रहे हो क्यों लिख दिया। करो सॉल्व, क्यों लिख दिया। ये दोनों सीरीज, फिर वो पैरेलल। अच्छा यही बोला था सबसे पहले। नहीं ये नहीं बोला था। करना नहीं है सॉल्व ना, लिख दो चलेगा ना। नोट करो अब ये सब, यहाँ से करना होगा नोट ना, किया है साथ साथ नोट। अब देखो जैसे मान लो इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे आर आर वाले सब आर वाले हैं ना, ऐसे सेंस लगे हो, तो हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। करो ट्राई।
हो गया बच्चों? अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे सिमेट्री लगा सकते हैं एक क्रॉस, तो ज्वाइंट लाइन वाली लाइन के लॉन्ग देखो तो ऊपर वाला साइड नीचे वाले का मिरर इमेज है ना? जो कुछ ऊपर है वही नीचे है ना, तो आप क्या करोगे, जो भी नीचे वाला साइड है वो हटा के ऊपर वाले साइड को हाफ कर दोगे। और ये जहां पे आपको एबी वाली लाइन है, जो एबी वाली लाइन है उस पे जो रेसिस्टेंस है उसका कोई मिरर इमेज था क्या? यहाँ पे आपने मिरर रखा है ना, इसका कोई मिरर इमेज नहीं है, तो इसको कोई चीज नहीं करना है ना, इसको ऐसे ही रहने दोगे। एबी वाले लाइन पे जो भी रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना, उसके दोनों साइड में बस आपका मिरर इमेज देखना है, बी पे नहीं, क्योंकि वो तो एक लाइन है, उसका कैसे मिरर इमेज आ पाएगा, वहां मिरर रखा रहेगा। तो एबी वाली लाइन के रेसिस्टेंस को चेंज नहीं करना है ना, उसको एज इट इज रखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। है, ये मैंने इन दोनों को बनाया ना, ये आर रहेगा, ये आर रहेगा ना, ए बी पे जो दोनों थे उनको चेंज नहीं करना, ये सब अब आर बाई टू हो जाएंगे, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू। फिर मैं सोचूंगा कि अब अगर मैं ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज है, तो इसका मतलब यहाँ की करंट अलग जाएगी और ये करंट अलग जाएगी ना, इस पे ये जो जंक्शन आ रहा है ऐसे, इस जंक्शन को उठा के ऊपर रख दूंगा थोड़ा ना, तो ये हो जाएगा, आप ऊपर रखो या वहीं पे थोड़ा ऊपर कर दो। है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों सीरीज है, ये दोनों हमारे सीरीज में है ना, तो ये कितना आ जाएगा आर, फिर आर और आर बाई टू पैरेलल में है, आर और आर बाई टू पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर और आर बाई टू अगर पैरेलल में रहेंगे तो कितना आ जाएगा उनका इक्विवेलेंट, आर बाई थ्री है, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये कर लोगे सभी ना, आर और आर बाई टू पैरेलल में है तो आर बाई थ्री आ जाएगा। और नीचे आर और आर सीरीज में है तो ये कितना हो जाएंगे, टू आर हो जाएंगे। यहाँ आर बाई थ्री आ गया है, यहाँ आर बाई टू, आर बाई टू और नीचे टू आर। अब आगे सॉल्व कर लो, पहले ये ऊपर वाले तीनों सीरीज में है ना, तो आर बाई टू, आर बाई टू, आर, आर और आर बाई थ्री, फोर आर बाई थ्री ऊपर का आ जाएगा, फोर आर बाई थ्री और नीचे टू आर पैरेलल में है ना, आर बाई फोर आर बाई थ्री और टू आर, ये दो आए हैं ना, दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर वन आर टू, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, एट आर अपॉन में तीन दो छह दस, मतलब फोर आर बाई फाइव आ रहा है।
ठीक है बच्चों, समझ आया बच्चों? देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि जो ये सीडी वाली लाइन होती है, सीडी वाले लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम आता है ना। आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सीडी वाले लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो इसलिए आप इस जंक्शन को कहीं पे भी उठा के रखोगे, इसका पोटेंशियल आपने चेंज नहीं किया है। जो पहले पोटेंशियल था वही यहाँ पे था, दोनों का पोटेंशियल सेम है ना। सीडी पे पढ़ने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ऑफ all points on CD will be same। ये मैं आगे प्रूव भी कर दूंगा ना, ये अभी तो नहीं होगा प्रूव, आगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड में कर पाओगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन लिख लूं, बस फिर आज की का काम खत्म। सीडी पे पढ़ने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए हम जंक्शन को उठा के सीडी पे कहीं पे भी रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर पॉइंट सेम है। सीडी के अलॉन्ग ही जंक्शन ब्रेक करना रहेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मान लो हर एक का रेसिस्टेंस आर है, तो हमें बताना है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। हुआ बच्चों किसी का? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ए बी वाले लाइन के क्रॉस सिमेट्री नहीं है ना। ए बी के उधर जो है वो नीचे नहीं है ना, लेकिन ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो उसके क्रॉस सिमेट्री इधर जो है वही इधर भी है। ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग सिमेट्री है। तो अगर ऐसे सिमेट्री है और इस सिमेट्री पे पढ़ने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा,
अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, मान लो ये पॉइंट का पोटेंशियल कुछ V1 है, तो इसका भी पोटेंशियल V1 होगा, इसका भी पोटेंशियल V1 होगा। अगर इस पे पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होगा, तो इसके क्रॉस कोई डिफरेंस आ पाएगा? इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बच्चों? अगर ये V1 है दोनों साइड, नहीं आएगा ना। अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब इसमें कोई करंट जाएगी? जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वहां कोई करंट जाएगी? नहीं जाएगी। अगर करंट नहीं जाएगी तो इसका क्या काम है फिर? इसको हटा दो ना, ये सर्किट में बेकार में लगा हुआ है, इसका कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई यूज नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप हटा दो। हटाते ही अब सर्किट आपको कैसी दिखने लग जाएगी? सर्किट आपको एकदम सुंदर दिखने लग जाएगी फिर, जिसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। देखो अब कितना सुंदर दिख रहा है ये। हो जाएगा ये सॉल्व। ये चारों किसमें है? ये चारों किसमें है बच्चों? सीरीज। हाँ, ये दोनों सीरीज। फिर ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 2 वो आपस में किसमें है? हाँ, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 2 ये पैरेलल में। ऊपर का कितना आया है? 4R, नीचे का आया 2R। 4R और 2R का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4R और 2R का इक्विवेलेंट R1 R2 और R1 + R2, 4/3R ना। तो आप क्या करोगे? ऊपर वाला ये पूरा पार्ट हटा करके यहाँ पे कितना का लगा दोगे? 4R/3 वाला लगा दोगे, तो आगे अब क्या हो जाएगा? ना ये नीचे देखो, ये R और R ये दोनों ऐड होके कितना हो गए? 2R। यहाँ पे R, यहाँ पे R, और अब आगे आप सोच सकते हो ये तीनों किसमें? अब सीरीज ना। इन दोनों का मैंने इक्विवेलेंट लगा दिया, R और R, ये 2R हो गया। ऊपर अब कितना आ जाएगा? R 4R/3 + R, तो 2R 10R/3 ना। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऊपर वाले तीनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 10R/3। ऊपर का 10R/3 और नीचे का 2R। अब आगे सॉल्व हो जाएगा। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कनेक्शन रिमूवल मेथड में क्या देखना रहेगा? जिन दो पॉइंट के क्रॉस हमें फाइंड करना है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बाइसेक्टर पे जो भी जंक्शन आएंगे या कोई रेसिस्टेंस आएगा वो सब हट जाएंगे। हाँ, जहां पे भी जंक्शन जो भी आएंगे, वो जंक्शन को आप ये सीडी वाले लाइन पे जो भी जंक्शन है या कोई रेसिस्टर है, आप उनको हटा सकते हो, क्योंकि वो सीडी वाले जो पॉइंट के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो आप ऐसे जंक्शन को उठा के किसी और पॉइंट पे रख दो, सीडी पे, कोई चेंज नहीं आएगा ना। समझ आया बच्चों? ये जंक्शन वाला मेथड थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड पढ़ लोगे ना। उस टाइम पे थोड़ा मैं और इसका लॉजिक बता दूंगा। अगर लॉजिक जो भी हो, लेकिन आपको याद तो रखना ही है ना कि ऐसे होता है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत लेंदी हो जाएगा अगर आप बिना लॉजिक शॉर्टकट के जाओगे। अब आपको अभी 2-3 शॉर्टकट और बताने हैं, 2-3 मेथड और होते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या होमवर्क दे पाऊंगा। होमवर्क नोट करो।
illustration 22, 23, पांडा को मजा आ गया तब तो मजा ही आ गया मुझे भी। फिर इंटेक्स एक्सरसाइज में, इंटेक्स एक्सरसाइज 4, इंटेक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 9, 10। ठीक है बच्चों, इतना होमवर्क कर लो, फिर आज की क्लास अब यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाय बाय बच्चों, बाय।